टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है ना। एक बार ये हो गया, बाकी सारी चीज़ें एकदम सिंपल है। तो देखो हम लिस्ट वाइज जाएंगे। पहले हमने कौन से फॉर्मूले डिराइव किए, सिट डाउन पार्ट। सबसे पहले आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको छोड़ के फिजिक्स में कुछ नहीं होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, सिर्फ 7 है। कौन सी? फर्स्ट वन लेंथ। लेंथ आ गई, मतलब उसका यूनिट होता है मीटर। डायमेंशन में हम उसका सिंबल यूज करेंगे एल। उसके बाद में सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी होती है दैट इज मास। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एम। उसके बाद में टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, उसका नोटेशन बनेगा टी। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट होगा इसका यूनिट होता है एम्पियर एंड डायमेंशंस के लिए हम यूज करेंगे आई। तो एक्चुअल जितने भी डायमेंशंस हम डिराइव करेंगे उसमें मैक्सिमम टाइम्स ये 4 क्वांटिटी आने वाली है, ठीक है। इसको छोड़ के यहाँ पे टेम्परेचर भी आता है। टेम्परेचर मतलब उसका यूनिट होगा केल्विन एंड इसका नोटेशन होगा के। उसके बाद में ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट है मोल एंड लास्ट वन कौन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है सीडी यानी कैंडेला। तो ये दो जो है हमें डायमेंशंस में ज़्यादातर रिक्वायर्ड ही नहीं होंगे, ठीक है। तो डायमेंशंस के लिए पहले 4 बहुत बार लगेंगे। थर्मल सेक्शन की बात आएगी तो 5th वन भी हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो कोई भी डायमेंशंस डिराइव हो रहा है तो इसी के ऊपर से डिराइव होगा। जैसे आपको बोला गया है हिमांशु लेंथ के डायमेंशंस सिर्फ यल, कितनी टाइम्स, 1 टाइम, तो यल 1 बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको बोला है मास के डायमेंशंस, मतलब ये जो है ये डायमेंशंस ही है इन क्वांटिटी के लिए, ठीक है। अगर टाइम बोलेंगे तो T1, ठीक है। करंट बोलेंगे तो I1, ठीक है। इस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके फंडामेंटल यूनिट्स एंड उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसके ऊपर से फिर हम क्वांटिटी डिराइव करते हैं। जैसे कि फर्स्ट 12 जो है वो हमें लर्न ही करनी है, उसको कोई एक्सक्यूज नहीं है। पहले एरिया, एरिया आ गया, उसके डायमेंशंस L2। उसके बाद में आएगी वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए डायमेंशंस L3। उसके बाद में स्पीड, स्पीड के डायमेंशंस L1 T-1। उसके बाद में वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशंस L1 T-1। उसके बाद में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस L1 T-2। उसके बाद में आता है फोर्स, फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T-2। बट फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है, तो कभी कभी हमें डायमेंशंस निकालने के लिए एक तो फोर्स बोलेंगे या फिर न्यूटन का यूज करके हमें डायमेंशंस निकालने होंगे। तो न्यूटन के डायमेंशंस L1 M1 T-2, फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T-2। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज वर्क। अब वर्क के डायमेंशंस L2 M1 T-2 एंड वर्क का यूनिट कौन है, जूल। तो जूल के डायमेंशंस मतलब वर्क के डायमेंशंस कितने रहेंगे, L2 M1 T-2। उसके बाद में आता है पावर। अब ये पावर के लिए डायमेंशंस L2 M1 T-3 एंड इसका यूनिट होता है वैट। तो जो वैट के डायमेंशंस वही पावर के डायमेंशंस कितने बनेंगे फिर, L2 M1 T-3। उसके बाद में 9th नंबर पे आएगा प्रेशर। क्या होता है प्रेशर, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। उसके डायमेंशंस L-1 M1 T-2। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, यानी पास्कल के जो डायमेंशंस होंगे वही प्रेशर के होंगे, ठीक है। ये 9 हो गए लिस्ट में। आगे आएगा 10th नंबर पे, कौन होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों के लिए सेम है। क्या है डायमेंशंस, L2 M1 T-2। इसका यूनिट कौन होगा, जूल होगा। उसके बाद में 11 नंबर पे आता है चार्ज। चार्ज के लिए डायमेंशंस बनेंगे I1 T1, बट इसका यूनिट होता है कूलम। तो कूलम के डायमेंशंस बोलेंगे तो भी I1 T1, चार्ज के डायमेंशंस बोलेंगे फिर से I1 T1। उसके बाद में आता है पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसके डायमेंशंस होते हैं L2 M1 T-3 I-1 एंड इसका यूनिट होता है वोल्ट। तो जो वोल्ट के डायमेंशंस वही पोटेंशियल के डायमेंशंस। इसका एडवांटेज क्या है, देखो कि अभी इसके बाद में पूरे फिजिक्स में जितने भी डायमेंशंस आएंगे, जैसे हमें मालूम है कि ये डायमेंशंस कहाँ से बने, फंडामेंटल क्वांटिटी से बने। कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी हम कहाँ से डिराइव करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी से करेंगे। उसी तरह से कोई भी डायमेंशंस अगर हमें डिराइव करने हैं तो उसके लिए 12 की लिस्ट हमें काम में आने वाली है, ठीक है। जैसे कि हमने रिमेनिंग जो 40 फॉर्मूलेज देखे, ये 12 छोड़ के मतलब एक्चुअल में कितने हैं
40 माइनस 12 28। मतलब एक्चुअल फॉर्मूले कितने लर्न किए अब तक? सिर्फ 28, क्योंकि ये तो विद डायमेंशंस यही चल रहा है ना फ्रॉम स्टार्ट पर डे, रोज इसको हम डिराइव ही कर रहे हैं, तो ये भूलने की कोई बात ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, टाइमपास करत असले, जेवण करत असले, जात असले, एकटं बसत असले तर या गोष्टी चालू ठेवायच्या. फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ल्युमिनस इंटेंसिटी. लेंथ का यूनिट मास मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला हो गया. उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी आ गई. पहले क्या करना है? 12 क्वांटिटी डायमेंशन के साथ. एरिया आ गया L2, वॉल्यूम आ गई L3, स्पीड आ गई L1 t-1, वेलोसिटी आ गई L1 t-1, एक्सेलरेशन आ गया L1 t-2, फोर्स आ गया L1 m1 t-2, देन न्यूटन आ गया L1 m1 t-2, वर्क आ गया L2 m1 t-2, जूल आ गया L2 m1 t-2, पावर आ गई L2 m1 t-3, पावर आ गई वैट इक्वल्स टू L2 m1 t-3. उसके बाद प्रेशर है तो L-1 m1 t-2, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी भी एनर्जी L2 m1 t-2, देन चार्ज I1 t1, पोटेंशियल L2 m1 t-3 I-1. इतना अगर हो गया तो कोई भी डायमेंशंस डिराइव करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा. ठीक है, तो जैसे 28 फॉर्मूले आपने लर्न किए थे, अभी हम आगे कुछ और डायमेंशंस यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे. जैसे कि आपको कोई भी एक रैंडम क्वांटिटी दी है. अब ये रैंडम क्वांटिटी इस तरह से है कि म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इसको बाद में लेते. आपको एक रैंडम क्वांटिटी दी है जिसमें आपको बोला है कि उसका यूनिट है न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर. अब हमें क्या करना है? इसके डायमेंशंस डिराइव करने. अब हमें मालूम है न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब न्यूटन, और उसके लिए डायमेंशंस क्या होते हैं न्यूटन के लिए? L1 m1 t-2, कूलम मतलब चार्ज, उसके डायमेंशंस I1 t1, मीटर मतलब कौन है? डिस्टेंस है, तो उसके डायमेंशंस कौन होंगे मीटर के? L1. चलो अब इनको पुट करो एंड इस क्वांटिटी के डायमेंशंस कैलकुलेट करो. निवेदिता सॉल्व कर रहे. वेरी गुड पार्थ, इतना फास्ट. गायत्री बरोबर है. चलो श्रावणी, बस क्या करना है? एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह पुट करते जाना है. न्यूटन बोलेंगे तो आएगा L1 m1 t-2, कूलम का स्क्वायर मतलब I2 t2, लेंथ है मतलब L1, L1 कट हो गया, क्या बचा? m1. अब t-2 प्लस 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? सिर्फ एक मिनट, I2 एंड L+1 था, ऊपर आके ये -1 होगा, L-1 m1 I2. यही बोले थे क्या? L-1 m1 I2. मुझे कुछ और सुनाई दिया था. हाँ, टी लिया था क्या? टी कॅन्सल हो जाएगा ना, +2 -2. रितेश तू हेच म्हटला होता का? कळालं का? श्रावणी कळत आता ये अगर मालूम है तो ये कोई भी आने दो, कोई भी यूनिट आने दो, कोई भी फॉर्मूला आने दो, उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है, बट कंडीशन क्या है? वो 12 पहले प्रिपेयर चाहिए. नेक्स्ट, कोई भी रैंडम क्वांटिटी आपको दी है, आपको बोला है कि g है इंटू सी स्क्वायर है अपॉन h है. अब g का मतलब कौन? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर. c मतलब लाइट की स्पीड है, मतलब इसके डायमेंशंस बनेंगे L1 t-1. h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट याद है रितेश? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड. एक्सलेंट, इसका यूनिट क्या है? जूल इंटू सेकंड. तो इनके यूनिट के ऊपर से डायमेंशंस एंड फिर इसके डायमेंशन चाहिए. चलो देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं. तुम्हाला दोघींसाठी बेटा रेफरन्ससाठी हे पाहिजे का? इकडं हे लिहून घेतले का? हो गया अभी ये? ठीक है, उसको रेफर करो और करो पॉइंट इसके डायमेंशंस. वेरी गुड. क्रॉस चेक कर एक बार, नहीं तो फिर से बाद में करेक्शन करना पड़ता है. देखो पहले g के निकालेंगे. यहाँ पे कौन है? न्यूटन. न्यूटन मतलब कौन होता है? L1 m1 t-2.
देन मीटर का स्क्वायर है मतलब कौन होगा, L2 होगा, अपॉन kg का स्क्वायर है मतलब M2 होगा। अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या होगा, यहाँ पे भी L यहाँ पे भी L, बेस से में एडिशन करेंगे पावर की, 2 + 1 3, m1 एज इट इज, t - 2 एज इट इज, m + 2 था ऊपर आके -2, तो m बेस से में पावर के एडिशन करेंगे तो L3 m - 1 t - 2, ये हो गया डायमेंशंस फॉर G। उसी के सिमिलर C के मालूम है, H के निकालते हैं। H में जूल का क्या होता है, L2 m1 t - 2, सेकंड मतलब टाइम है, क्या होगा t1। अब एडिशन करनी है सिंपली, तो ये बनेगा L2 m1 t - 1, तो अभी H के आ गए, G के आ गए, स्पीड के भी आ गए। अब इनको पुट करना है यहाँ पे। देखो G का स्क्वायर नहीं है, एज इट इज पुट करेंगे, L3 m - 1 t - 2, C का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब L1 था L2 बनेगा, t - 1 था -2 बनेगा, अपॉन H मतलब कौन, L2 m1 t - 1, यहाँ तक क्लियर। अब क्या होगा, कट कुट होगा है ना, L2 L2 कट। अब ये m + 1 ऊपर जाके -1 होगा, L3 पहले से था तो m बनेगा -2। अब ये t - 2 -2 -4, -1 ऊपर आके +1, -4 + 1 मतलब L3 m - 2 t - 3, ये हो गया फाइनल आंसर। कोणाकोणा सेम आलं होतं, अरे आलं होतं सेम। रितेश काय होतंय, पार्थ गडबड करतोय तू, हा नाही मी लिहून दिलं होतं बेटा इथं L1 t - 1, वेळ लागला तरी चालेल बट ॲक्युरेसी इंपॉर्टंट है, कळालं ना, स्पीड ऑटोमेटिक डेवलप होते। तो इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है ना, पहले 12 क्वांटिटीज प्रिपेयर करने का कितना इंपॉर्टेंस है, वो अगर है तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी 1 बाय 1 हमने कुछ क्वांटिटी के जो फॉर्मूले डिराइव किए थे उनकी लिस्ट देखते हैं। अभी पहले 12 जो है हमारे लिस्ट में से चले गए, उसके बाद में फिर से शुरू करते हैं। कौन कौन था, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ओम्स लॉ यूज करते हैं, V = IR, तो R = क्या बनेगा, V/I। V मतलब कौन, पोटेंशियल, अपॉन करंट। अब पोटेंशियल तो हमारे 12 के लिस्ट में था, करंट भी लिस्ट में ही था, मतलब इनको पुट करेंगे तो आ जाएगा। पोटेंशियल के डायमेंशन स्वामी, L2 m1, स्वामी नहीं शिमांशु, करंट के डायमेंशंस, करंट के डायमेंशंस सिर्फ I1, ठीक है, चार्ज होगा तो I1 T1, तो ये I1 बनेगा, ऊपर जाएगा सिंप्लीफाई होगा, बनेगा L2 m1 t - 3 I - 2। अभी ये हमें लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर हमें फॉर्मूला मालूम है तो ये 12 क्वांटिटी के जो डायमेंशंस हमने देखे थे उसको प्लेस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये हो गए रेजिस्टेंस के डायमेंशंस, क्लियर। आगे रेजिस्टेंस के बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी हमने देखी थी, दैट वाज कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अभी आपको लर्न करना पड़ेगा, इसको कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। देखो इस टॉपिक का है ना, सबसे बड़ा एक एडवांटेज भी है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि इस टॉपिक में हमें जो फॉर्मूले स्टडी करने, जिनके डायमेंशंस निकालने हैं, उसमें से 10-12 छोड़ दिए तो बाकी आपको मालूम ही नहीं होंगे। जैसे कि कैपेसिटेंस मालूम था क्या, नहीं। इंडक्टन्स मालूम था क्या, म्युच्युअल इंडक्टन्स मालूम था, नहीं था। तो सगळे अननोन फॉर्मूले आपल्याला इथं त्याचे डायमेंशंस काढायचे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे नए फॉर्मूले हमें लर्न करने पड़ेंगे। बट इसके साथ आपको एडवांटेज ये मिलता है कि पूरे फिजिक्स में जितने फॉर्मूले हम पढ़ने वाले वो सारे के सारे आप यहाँ पे लर्न कर रहे हैं। मतलब आगे जब हम रिस्पेक्टिव टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि कैपेसिटर बोल के सेपरेट टॉपिक ही हमारा, तो कैपेसिटर अगर देखेंगे तो वहाँ पे कैपेसिटेंस आएगा, तो ब्रेन में पहले से आ जाएगा कि अरे कैपेसिटेंस हमें मालूम है। तो हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, जो हमें पहले से मालूम होता है उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है ना। जो 100% न्यू कंसेप्ट है उसको अडेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए अगर ये फॉर्मूले यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे तो रिमेनिंग सिलेबस में कोई भी टॉपिक न्यू नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि अरे नहीं ये मालूम था पहले। जैसे हम सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो मालूम है सरफेस टेंशन, जैसे हम स्ट्रेस पढ़ेंगे तो मालूम है स्ट्रेस, जैसे हम यंग्स मॉडल्स पढ़ेंगे यंग्स मॉडल्स भी मालूम है। ऐसे सब क्वांटिटीज आपको इंट्रोड्यूस होती है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए ये टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, कि आपको पूरा फिजिक्स मतलब क्या है इसका इंट्रो करा देना। हम साइमल्टेनियसली फिजिकल वर्ल्ड भी देख रहे हैं है ना, उसमें फंडामेंटल फोर्सेस देखे,
तो एक एक कंसेप्ट जो फिजिक्स में आगे आने वाली है वो सारी इंट्रोड्यूस की गई है ये स्टार्ट के 2 टॉपिक में, एक फिजिकल वर्ड में और दूसरी ये मेजरमेंट में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। समझ में आ रहा है? इसलिए ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। स्वामी हिमांशु, सिंपल मेथड है, लर्न करना डिफिकल्ट होता है, बरोबर है, एंड आपके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? कारण कोरोना के 2 साल जो थे उसमें स्टडी करने का पूरा फॉर्मेट ही लगभग भूल गए, सब लोग नहीं लेकिन कुछ लोग। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए आपको फिर से ट्रैक में आने के लिए इसके ऊपर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। सिंपल मी स्ट्रेटेजी सांगितलेली है की उसको लर्न करना कैसे है, जैसे फॉर्मूला रीड कर लिया, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। पोटेंशियल चार्ज ये कहीं तो सुने, लेकिन कैपेसिटेंस पूरा नया वर्ड है, तो ब्रेन को उसको समझने के लिए प्रॉपर टाइम दो। समझ में आ रहा है ना? उसको रीड किया, फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो देखो उसको, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, फिर उसको देखो मत और बिना देख के उसके ऊपर सोचो कॅपॅसिटन्स क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। म्हणजे ब्रेनला 2-4 वेळा त्याचे इनपुट्स द्या एंड ये हो गया। उसके बाद में बिना देख के उसको लिखने का ट्राई करो। ऐसे अगर बिना देख के हमने लिख लिया, इसका मतलब ब्रेन में उसकी इमेज स्टोर हो गई, एक बार इमेज बन गई, हमारा काम हो गया। समझ में आ रहा है? इस तरह से करते जाएंगे तो एकदम ईजी है एंड इसको डेली रिवाइज करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? आप देख रहे हो फर्स्ट डे से लेके हर एक दिन में फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड पहले 12 डायमेंशन जो है वो रिवाइज कर रहा हूँ, इसलिए जो लोग स्टार्ट से थे उनको उससे डर नहीं लगता है अब, ठीक है ना? आता ही है, नया फॉर्मूला आ गया, उसको 1-2 दिन लगते हैं प्रिपेयर करने के लिए। इसी तरह से जितना टाइम्स आप रिवाइज करेंगे उतना आपका अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है? आगे चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अभी फिर से चार्ज तो हमें मालूम है कहाँ पे था, वो 12 की लिस्ट में। क्या होता है चार्ज? मतलब I1 T1, पोटेंशियल मतलब उसी लिस्ट में था L2 M1 T-3 I-1। अब यहाँ पे L+2 था, ऊपर आ गया -2, M+1 था, ऊपर आ गया, T-3 था, ऊपर आ गया, I-1 था, ऊपर आ गया +1, लेकिन I पहले से एक +1 था एंड ये I1 T1 इधर लिखता हूं मैं बाजू में, ठीक है? अभी क्या होगा सिंप्लीफिकेशन में, L-2 T3+1 मतलब 4, I1+1 मतलब 2, तो ये बन गया L-2 M-1 T4 I2। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो इस तरह से अगर आपको फॉर्मूला प्रॉपर प्रिपेयर हो गया तो कोई भी डायमेंशंस डिराइव करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट 12 क्वांटिटी के जो डायमेंशन है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, वो अगर लर्न नहीं है तो आगे कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? ये एकदम बेसिक कंडीशन है। अब रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, उसके बाद में हमने डिराइव किया था परमिटिविटी को। अब ये परमिटिविटी मतलब क्या होता है? इप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू मैंने लिख के दी थी, अभी ये लर्न करनी पड़ेगी, अभी नहीं कि अभी कुछ काम की नहीं, अभी यूनिट काम का है, लेकिन आगे जब रिस्पेक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू हमें हर एक न्यूमेरिकल में पुट करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? बट अभी से अगर प्रिपरेशन करते जाएंगे तो वहाँ पे न्यू नहीं लगेगा कुछ। तो कितनी होती है रितेश इसकी वैल्यू? 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब यूनिट मिल गया, यूनिट में कौन है? कूलम है। कूलम मतलब कौन? चार्ज। न्यूटन है, न्यूटन मतलब कौन? फोर्स। मीटर है, मीटर मतलब कौन? लेंथ। उसके डायमेंशंस तो मालूम है, तो इसके भी डायमेंशंस आ गए। देखो कूलम स्क्वायर है मतलब I2 T2 अपॉन में न्यूटन है मतलब L1 M1 T-2, मीटर का स्क्वायर है मतलब L2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या होगा? 2 + 1 3, ऊपर आके तो क्या बनेगा? ये L-3, M+1 ऊपर आके -1, T-2 था, ऊपर आके +2, 2 + 2 बनेगा 4, तो ये बन गया T4। I2 पहले से ही था तो ये बन गया L-3 M-1 T4 I2। मतलब ये लर्न करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी लर्न हो रहा है, वैल्यू हमें मालूम है तो हम उसको डिराइव कर सकते हैं। डिराइव करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है? फर्स्ट 12 क्वांटिटी एंड उसके डायमेंशंस की, ठीक है? आगे रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, परमिटिविटी हो गई, ठीक है? उसके बाद में हमने देखा था मैग्नेटिक इंडक्शन को। अब ये मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या था? B से डिनोट करते थे हम एंड इसका फॉर्मूला क्या था? चलो पार्थ हिमांशु, फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ। क्या था? B = F अपॉन I इंटू L। अब F का मतलब कौन है? फोर्स। सिट डाउन, बोल बैठो। तो इसके डायमेंशंस क्या होते हैं? L1 M1 T-2। I मतलब कौन है? करंट। डायमेंशंस क्या होते हैं? I1। L मतलब कौन है? लेंथ। डायमेंशंस L1, तो L1 कट हो गए, तो क्या बचेगा अब? M1 T-2 I-1।
मतलब अगर फॉर्मूले हमारे पास है तो हम कोई भी क्वांटिटी के डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंट्रोड्यूस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E, इसका फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज। क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज। अब फोर्स मतलब फिर से L1m1 T-2, चार्ज मतलब I1 T1, करो पुट, हो गया आंसर, करो फटफट। L1m1 T-2, चार्ज मतलब I1 T1, सिंप्लीफाई करेंगे तो L1m1 T-3 I-1। तो इस तरह से कोई भी क्वांटिटी आने दो, डरने की बात ही नहीं है, सिर्फ कंडीशन क्या है उसका फॉर्मूला प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल 40 की लिस्ट हो गई थी हमारी, आज लिस्ट को बढ़ाते हैं। हेड डाउन नेक्स्ट वन 41, ये तो पहले हो चुके हैं ना, बस डायमेंशंस कैसे निकालना है उसके लिए इंट्रोड्यूस किया था। अब 41 आपको आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है, PV इज इक्वल्स टू NRT। अरे आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है, ऐसे कैसे था ना केमिस्ट्री में 9th-10th में, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर, टेम्परेचर, ऐसे कुछ भी नहीं था या भूल गए, मालूम नहीं कि सुना ही नहीं ऐसे कभी, नहीं था, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं था, ऐसे तो नहीं हो सकता। 9th में होगा, 10th में नहीं, 9th में होगा, नहीं तो 8th में होगा, एकदम छोटे बच्चों की बात है ये। PV इक्वल्स टू NRT एज्यूम करते आपको मालूम ही नहीं था, ठीक है। PV इक्वल्स टू NRT, इसको क्या बोला जाता है, यह है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता है ये, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस का इक्वेशन, गैस मतलब मालूम है एयर, है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस इज एयर होती है, तो वो जो गैस होता है उसके बारे में जब भी आप डिस्कस करेंगे, डिस्कशन इसी इक्वेशन से शुरू होता है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता है ये, PV इक्वल्स टू NRT। अब यहाँ पे जो P है, P का मतलब क्या है, प्रेशर। क्या है, प्रेशर। V का मतलब क्या है, वॉल्यूम। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। R का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T का मतलब कौन है, टेम्परेचर। अभी आपको मालूम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक टर्म जो मैंने लिखी दी ये तो मालूम है, प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ये भी मालूम है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट था ना, तो वो नंबर ऑफ मोल्स। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यही एक नई क्वांटिटी है। अभी मुझे इसी क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशन चाहिए जो आप डिराइव करके देंगे। यूनिट एंड डायमेंशंस दोनों भी आप बोलेंगे क्या आएगा इसका। कैसे फाइंड करते हैं, मैं कर दूं, ठीक है, एकदम सिंपल है। ऐसे कोई भी अननोन फॉर्मूला आ रहा है एंड उस फॉर्मूले में से एक क्वांटिटी है जिसका यूनिट या फिर डायमेंशन हमें फाइंड करना है, तो पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, उस क्वांटिटी को एक साइड में लेंगे। मतलब ये क्या बनेगा, PV अपॉन N इंटू T इक्वल्स टू R बन गया। ये तो समझ में आती है ना एडजस्टमेंट। मल्टीप्लीकेशन में थे, इधर आने के बाद डिवीजन में आएंगे। न्यूमरेटर था, इधर आके डिनोमिनेटर बनेगा। क्लियर ही है। अब क्या है, मुझे इसका यूनिट चाहिए। अब यहाँ पे कौन है, प्रेशर। प्रेशर मतलब कौन होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट तो मालूम था। इनटू कौन है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर का क्यूब। अपॉन n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका यूनिट कौन होगा, मोल। T मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। ये आ गया यूनिट। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर तो कट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मोल इंटू केल्विन। कळतंय का काय चाललंय रितेश, हिमांशु। ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 मीटर बचा था इसलिए 1 मीटर लिख दिया। गायत्री, न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं, जूल। क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर, मतलब जूल होता है। वर्क होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो आर का यूनिट क्या मिला हमें, जूल पर मोल पर केल्विन।
कितना आ गया, जूल पर मोल पर केल्विन। अब ये जो है ना यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी एक्चुअल में वैल्यू होती है R इक्वल्स टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। बट अभी वैल्यू नहीं याद रहेगी तो भी चलेगा, यूनिट नहीं लर्न करेंगे तो भी चलेगा, अगर फॉर्मूला मालूम है तो फॉर्मूले के ऊपर से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। अभी डायमेंशंस निकालना बाकी, बस हो जाएंगे डायमेंशंस। जूल के क्या होते हैं श्रावणी, जूल के या फिर वर्क के या फिर एनर्जी के, L2m1 T-2, के मतलब टेम्परेचर, केल्विन, मोल साठी मोलच ठेवायचं बेटा। अब उसमें क्या होता है ना, डिपेंड करता है, अगर हमें ऑप्शन दिए एंड ऑप्शन में डायमेंशंस में मोल ये वर्ड दिख रहा ही नहीं तो हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन अगर वहां पे मोल के फॉर्म में दिया है तो हम उसको मोल ही रखेंगे। हे बघ क्या होता है, अब इसके डायमेंशंस हम डिराइव करते हैं तो क्या होता है, जूल मतलब कौन है, L2m1 T-2। अब ये मोल के बारे में क्या बोल रहा हूं कि ऑप्शन में अगर मोल लिखा है तो हम लिख देंगे, इनटू केल्विन था, केल्विन मतलब कौन, K1। सिंप्लीफाई करेंगे तो L2m1 T-2 K-1 एंड मोल रेज टू -1। बट ये कंडीशन में क्या बोल रहा हूं कि अगर ऑप्शन में ऐसे दिया तो लेते हम। अब कभी कभी मोल को वो कंसिडर करते, कभी कभी छोड़ भी देते। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में मोल था ही नहीं तो हम इसको बस क्या बोलेंगे, L2m1 T-2 K-1 हो गया, उसमें मोल हम इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है। चलो, तो आज का थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला ये था, आइडियल गैस इक्वेशन, उसके ऊपर से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलो, नोट्स किस किस को मिल गई आहे, हे दिलेलं असतं बेटा। आणि काय होतं ना की आपण एक्झाम जेव्हा देणार आहे, फायनल एक्झाम, तोपर्यंत आपल्या फिजिक्सचा पूर्ण सिलेबस संपलेला असेल, मग आपल्याला कळतं कि PV इक्वल्स टू NRT में वोल्ट आने का कोई कंसर्न ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम आती है। ठीक है ना। तो जब तक एग्जाम फाइनल नहीं आ रही है, हमारी टेस्ट होगी, क्वेश्चन पेपर होंगे, उसमें प्रिंट करके प्रोवाइड करेंगे कि V मतलब क्या है, वॉल्यूम। फाइनल एग्जाम में भी देते हैं, लेकिन नहीं भी दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमें। ठीक आहे। नोट्स कोणाकोणाला मिळाल्यात, तुम्हाला मिळाल्यात, आणल्या का नोट्स, दोघांनी पण नाही, नाही, ठीक, संपलं त्याचं, कार्यक्रमच संपला। कसं काय पडलं स्वामी, तो काही मंत्र नाही बोलला तिकडनं। चलो नेक्स्ट, समझ में आ गया। यूनिवर्सल क्या था, गैस कांस्टेंट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी आती है, दैट इज क्या, ये बोल्ट्जमन्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, बोल्ट्जमन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमन्स कांस्टेंट, प्रोनाउंस करो। करो नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि न्यू है ना, थोड़ा फैमिलियर होने के। बोल्ट्जमन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमन्स कांस्टेंट क्या होता है, बोल्ट्जमन्स कांस्टेंट, Kb, एंड Kb इज इक्वल्स टू होता है R अपॉन Na। क्या होता है, R अपॉन Na। अब R तो मालूम हो गया, क्या है R मतलब, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब Na मालूम है आपको, क्या होता है Na, एवोगैड्रोज नंबर। अब एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है, पुढं काहीतरी आहे, 6.023 इंटू 10⁻23। क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, ये होता है एवोगैड्रोज नंबर। अब कंडीशन क्या है, मोल की बात के लिए मैंने बोला है कि अगर वो दिया तो कंसिडर करता है, बट जनरली हम उसको कंसिडर किए बिना इसके डायमेंशंस देखेंगे। तो R का यूनिट क्या था, जूल पर केल्विन। R का यूनिट क्या था, जूल पर केल्विन। Na तो नंबर है,
यानी मतलब नंबर है ना, ये क्या होता है, नंबर है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते ही है, नंबर को यूनिट नहीं होता है, तो केबी का भी यूनिट क्या हो गया, जूल पर केल्विन। तो करो डायमेंशंस फाइंड फिर। L2 M1 T-2 K-1, मतलब कितना सिंपल है। देखो फॉर्मूला या फिर यूनिट आ गया एक बार, पहले 12 के अगर लर्न कर लिए तो कोई भी नई क्वांटिटी आने दे, फिर वो बोल्ट्जमैन है या फिर और कौन सा मन है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मग सायंटिस्ट नाव ते असं कसं ठेवणार, पोस्टमन नाही रे बेटा, बोल्ट्जमन। हो गया, आगे। क्या है अब इसके बाद में, करो आगे। विन्स कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, विन्स कांस्टेंट। ये विन्स कांस्टेंट कितना होता है, इसको बी से डिनोट करते कभी कभी, बी रखो, बी। (2.898 into 10 to the power minus 3 mk, mk means वेरी गुड, मीटर इंटू केल्विन, एक्सलेंट। तो डायमेंशंस क्या होंगे फिर, जब तक ये मालूम नहीं था तब तक डिफिकल्ट लग रहा था, है ना, मालूम हो गया अभी सिंपल है, L1 K1 खत्म। ये हो गया डायमेंशंस फॉर विन्स कांस्टेंट। एक मिनट, हाँ, लिस्ट कहाँ तक आ गई हमारी, 40 थी, ये 41 था ना, अब ये 42 था, ये 43 हो गया, आगे 44, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि ई से हम डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन A इंटू टी। क्या है फॉर्मूला, Q अपॉन A इंटू टी। यहां पे जो Q मैंने लिखा है इसका मतलब होता है, Q का मतलब हीट एनर्जी, A का मतलब है एरिया, T का मतलब है टाइम, Q अपॉन ए टी। हर एक की मीनिंग लिखिए, पहले आप मुझे इसका यूनिट बोलेंगे, नहीं यूनिट यूनिट यूनिट, डायमेंशंस तो आ जाएंगे अभी, उसमें कोई डाउट नहीं है, यूनिट भी चाहिए हमें। पहले Q मतलब कौन है, एनर्जी, एनर्जी का यूनिट कौन होता है, जूल, वेरी गुड। डिनोमिनेटर में कौन है, एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, टाइम भी है मतलब जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बट इस जूल पर सेकंड को रितेश क्या बोलते हैं, वैट, क्या बोलते हैं, वैट। तो ये बनेगा वैट पर मीटर का स्क्वायर। अब देखो डायमेंशंस कितना सिंपल हो गया, वैट पर मीटर का स्क्वायर। L2 नहीं, M1 T-3, L2 तो कट हो जाएगा। देखो वैट के लिए क्या था, L2 M1 T-3, मीटर का स्क्वायर है मतलब L2 तो कट हो गया, क्या बचा M1 T-3, M1 T-3। अब इसी के सिमिलर डायमेंशन किसके थे, सरफेस टेंशन, M1 नहीं, सरफेस एनर्जी, सिमिलर नहीं थे, थोड़ा डिफरेंस था उसमें बस, T-3 है ये, वो T-2 था, ठीक है। क्या हो गया फिर ये, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और लाइट।
क्लियर? आगे तो 1 सेकंद म्हटलं म्हणून 1च सेकंद थांबलो मी. नाही सवय आहे त्याला, फुटायचं बाकीच नाही राहिलं तो कुठून झाला. वय संपलंय त्याचं. स्टीफन्स कांस्टेंट क्या है? स्टीफन्स कांस्टेंट. इसको भी हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. ये क्या है? सिग्मा. इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻⁷. यूनिट क्या है इसका? वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू 4. वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू 4. आ जाएंगे डायमेंशंस. हो गए. वैट के क्या होते हैं? L2M1 T-3. मीटर स्क्वायर मतलब L2 K रेज टू 4. L2 कट M1 T-3 K-4. ठीक है. तो ये 45. आज के लिए लिस्ट बस, ये बड़ा नहीं. और देगा अजून 5 नहीं. आज के लिए अच्छे थे तो 5 ही देते हो. ठीक है. लेकिन आज के आज प्रिपेयर करो, क्योंकि इसको आज अगर नहीं करेंगे कल देखेंगे तो सब कुछ नया लगेगा, फिर समझ में नहीं आएगा. ठीक है. तो अभी लिस्ट बन गई 45 की. अभी 5 हो गए, मतलब ऑलमोस्ट हो गए. बाकी के नहीं भी प्रिपेयर करेंगे आप तो भी चलेगा, हम कंसिडर कर लेंगे कि आपका हो गया करके. ठीक है. चलो, तो यहाँ तक क्लियर है सब डायमेंशंस. अभी कुछ बेसिक मैथ्स के बारे में जो हमने डिस्कशन शुरू किया था. आई थिंक लास्ट लेक्चर में हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे, बराबर. स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे, उसमें हमने स्क्वायर देखे थे कितने तक? 20 तक. याद है सबको? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, हाँ 12, 13, 14, वेरी गुड, 15, 16, 17, 17, 289, 17, 289, 18, 324, 19, 361 एंड 20, 400. ये प्रिपेयर ही चाहिए, समझ लो, याला ऑप्शनच नहीं. एंड आगे 21 to 30 अगर हो रहे तो और अच्छी बात है, नहीं होंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है उसके लिए. 21, 441, 22, 484, 23, वेरी गुड, 529, 24, 576, 25, 625. ये तो आराम से हो जाते हैं. फक्त लक्षात कुठला ठेवायचा आहे? 23चा. 21, 441, 22, 484. किती वारी प्रिपेअर करायला? 21, 441, 22, 484. उसके बाद 23, 529. इतना ही प्रिपेयर करना है. 24, 25, 26, 676. तेच आहेत बघा. 24, 576, 25, 625, परत 676 हो गया. 27, 729, 28, 784, 29, 29, 29, 28 हो गया. 784, 29, 8 काहीतरी. देखो ऐसे अगर कन्फ्यूजन हो गया, 29 है, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 9 इंटू 2 18, 18 का डबल 36, 1 4 4 का 8, 841. क्या था ये? 29 का. 30 का तो सबको मालूम है 900. ये 30 तक अगर हो गए तो कुठलं पण स्क्वेअर रूट काढायला आपल्याला प्रॉब्लेमच नहीं आना. ठीक है. जैसे कि स्क्वेअर रूट में बोला है 0.007595, इसका रूट चाहिए. डरने का ही नहीं, क्या करने का? बस डेसिमल शिफ्ट करने का. कैसे शिफ्ट करेंगे? रूल क्या है? रूट में आने वाली 10 की पावर कंपलसरी इवन चाहिए, वो ऑड आ गए तो आपका आंसर नहीं आएगा. अब इवन बनाने के लिए देखो 1 2 3 4 हो गया.
तो इसको हम लिखेंगे 75.95, 10 की पावर 4, राइट में गया लेफ्ट में, डेसिमल राइट में गया या लेफ्ट में, राइट में गया तो प्लस या माइनस, तो ये बनेगा -4। अब रूट में -4 है, बाहर आके -2 होगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 1/2 बनेगा -2। 75 आ गया, अगर 64 होता 8 बोलते, 81 होता 9 बोलते, उसके इन बिटवीन है, मतलब रूट भी इन बिटवीन होगा। 8.5, 6, 7 जो आवडतो तो लिहून टाका, फरक नहीं पड़ा, यू विल गेट करेक्ट आंसर। कोई भी नंबर आने दो रूट निकालने के लिए, हम इसी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, करो अब इसका रूट कैलकुलेट। 297956। फाइव पॉइंट, देखो क्या किया पहले, -3 है तो इसको निकाल देंगे, तो डेसिमल कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3, तो ये रूट में क्या बन रहा है 297.95। अब इसका रूट हम निकाल सकते हैं, कैसे, देखो 297 आ रहा है, अगर ये 289 होता तो हम इसको 17 बोलते, 324 होता 18 बोलते, उसके इन बिटवीन है ना ये 297, तो 17 एंड 18 के बिटवीन रूट होगा, तो 17 पॉइंट जो नंबर पसंद है वो लिख दो, 17.5। गायत्री 5 कसं काय, डेसिमल शिफ्ट करते टाइम कुछ मिस्टेक की, $29 जर घेतलं तू तर 10 ची पावर किती येईल, मग +1 येईल, 1 ऑड या इवन है तो वो नहीं चलेगा, वैसे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलो रूट में फाइंड द रूट, टेन, देखो -4 है तो डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट में 4 डिजिट से 1 2 3 4, तो रूट में 100 बनेंगे, 100 रूट का मतलब 10, क्लियर है। चलो अब ये कॅल्क्युलेशन देखो, ये एक दिन में नहीं होंगे, आपल्याला शाळेमध्ये पहिलीपासून 10वीपर्यंत शिकवलं होतं, तरी पण गोळच याच्यामध्ये, कळालं ना। त्यामुळे इथं आज लेक्चरमध्ये 10-12 एक्झाम्पल घेतली तर त्याची प्रॅक्टिस कंप्लीट झाली असं नाही होणार, त्यामुळे तुम्हाला हैबिट लावायची स्वतःला, कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट करने के लिए एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्पीड से सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करेगा, तो ये कैलकुलेशन करेंगे। फिजिक्स लिमिटेड है आपलं, कधीपर्यंत कंसेप्ट समझ में आ गए, फॉर्मूला लर्न हो गया, फिजिक्स का काम खत्म, बाकी पूरा काम किसका है, मैथ्स का है। मैथ्स में भी हमें कौन सा मैथ्स लगता है, 11th-12th का लगता ही नहीं है, हमें फिजिक्स सॉल्व करने के लिए मैथ्स लगता है आपके 8th का, आपके 9th का, आपके 10th का, समझ में आ रहा है ना। 5, 6, 7 का भी लगता है बट वो आ ही जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो हमें मैथ्स के जो कैलकुलेशन के पार्ट है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो उसमें क्या, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट करना, 10 की पावर सिंप्लीफिकेशन करना, लेकिन नॉर्मल डिजिट के नहीं। फर्क क्या था, 10 तक हमने ऐसे रूट कभी देखे ही नहीं, 10 तक हमने देखे रूट ऑफ 25, वो आ गया 5, 10 तक हमने देखा रूट ऑफ 100, वो आ गया 10, समझ में आ रहा ना। उसको छोड़ के कोई भी रैंडम नंबर, तो आपको आदत डालनी है पर डे 5, 10, 15, 20, 100, 200 जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने पर डे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। बायोलॉजी वाले काय कोण आहे, नीट वाले काय रितेशे, नाव नाही माहित तुला, सायंटिफिक नाव तिचं, चलो पार्थ बड़बड़ नहीं। अब रूट में दिया है 10⁻20 इंटू 10⁻⁻4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1000। डरना नहीं है, हमारे पास रूल है, उसको अप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है।
अब कल से जो है ना बेसिक मैथ्स में ये स्क्वायर रूट के बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, आपका फेवरेट है ना, नहीं है फेवरेट? देखो उसमें क्या है 30, 45, 60, 90 वो तो हमने लर्न कर लिए है, लेकिन हमें वो एंगल लगते ही नहीं, हमें लगता है कॉस ऑफ 37, हमें लगता है कॉट ऑफ 59, तो वो कैसे फाइंड करना है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ये आंसर कैलकुलेट करो बेटा, इसके ऊपर ध्यान दो। ये AC मुळे इधर है 10⁻10 रूट के बाहर निकाल के, गुड। 5, वेरी गुड, करेक्ट। देखो क्या होगा, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे 10⁻20 एज इट इज रहेगा, -4 × 3 कितना होता है -12, 7 नहीं ऐड नहीं करते, पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है। नीचे 1000 है, 1000 मतलब कौन है 10 की पावर 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 10 10 बेस से में 20 - 12 + 3 ऊपर आएंगे तो कितना आ रहा है फिर, अब इसको सॉल्व करके बोलो कितना है। पॉवर डेसिमल मध्ये कशी येईल ती सिम्प्लिफाय करता येते का आपल्याला, नाही येत। पॉवर येऊ शकते बट आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचे आहेत ना, त्यामुळे आपण आपल्याला सोपं कसं जाईल ते मेंटेन करू। अब इसका रूट निकालना है, रूट निकालने के लिए पहला रूल क्या है, 10 की पावर कंपलसरी इवन चाहिए, यहाँ पे तो ऑड आ गई, क्या करेंगे आप 100 लेके नहीं चलेगा, इसको 10 × 10 की पावर 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 10 आ गया रूट में, ऐसे आएगा ना ये √10 × +4 बाहर आके +2 बनेंगे। अब √10 आ रहा है, √9 होता तो 3 होता, √16 होता तो 4 होता, उसके इन बिटवीन है तो 3.1 3.2 जो नंबर पसंद है वो लिख दो, हो गया आंसर। चलो वन मोर, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो करते रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप कल ये लर्न करके आएंगे, आपको मालूम है आई नो, लेकिन फिर भी भूल गए होंगे तो इसको मालूम करना पड़ेगा। ऐसे टेबल होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, था ना ये 9th में था या 10th में, दोनों भी स्टैंडर्ड में था। 9th में इंट्रोड्यूस हुआ था, 10th में थोड़ा लंबा चला था, है ना। अब इसका जो टेबल है, पहले 0 डिग्री के लिए, बाद में 30 के लिए, देन 45 के लिए, उसके बाद 60 के लिए, उसके बाद 90। हो गया, मालूम है टेबल कैसे बनाते हैं, वो बोलूँ क्या डायरेक्ट वैल्यूज बोलूँ, कैसे बनाते हैं, पहले रो में लिखना पड़ेगा 0 1 2 3 4, बाद में 9, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0/4 0, 1/4 1/4, 2/4 3/4 एंड 4/4 1। हो गया। अब क्या करना है, इसका रूट लेना है, √0, √1/4, ओए 1/4 का रूट क्या होगा 1/2, 1/2 का रूट क्या होगा 1/√2, 3/4 का रूट क्या होगा √3/2 1, ये ऐसे बनता है, ठीक है। अब ये बन गया, उसको कॉस के लिए लिखते टाइम क्या करना पड़ेगा, उल्टा, क्या होगा फिर 1 √3/2 1/√2 1/2 0। टैन लेते टाइम साइन अपॉन कॉस लेना पड़ेगा, डिवीजन, तो 0/1 1/2 अपॉन √3/2 1/√3 1/√2 अपॉन 1/√2 √3/2 अपॉन 1/2 1/0
ओए जीरो, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। उसके बाद कॉट, क्या होता है कॉट? रेसिप्रोकल ऑफ टेन, टेन को उल्टा करना पड़ेगा। अब जीरो को उल्टा किया इन्फिनिटी, 1/√3, 1/1, 1/√3, 1/√3, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो हो गया। सेक के लिए क्या करना पड़ता है? कॉस का उल्टा करना पड़ता है। तो 1 था 1 रहेगा, √3/2 था 2/√3, 1/√2 था √2, 1/2 था 2, 0 था। उसी तरह से कोसेक के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन को उल्टा करना पड़ेगा, 0 का उल्टा 1/2, 1/√2, √3/2, 1 का 1, 1 का 1, ठीक है। बट इसमें ये जो तीनों है लास्ट के, ये नहीं भी लर्न करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम उसको डिराइव कर सकते हैं। बट ऊपर के 3 एकदम मस्ट है, वो प्रिपेयर ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि कल जो है मैं इससे रिलेटेड आपको कोई भी रैंडम वैल्यू जो इस टेबल में नहीं आती है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए ये आपको मालूम होना चाहिए, नेसेसरी है, कंपलसरी, ठीक है। इनके रेशियो तो मालूम है ना, फॉर्मूला उसका साइन थीटा मतलब क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कॉट थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सेक थीटा मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। एंड कोसेक मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। फिर से ये लास्ट 3 नहीं करेंगे प्रिपेयर तो भी चलेगा, बट ऊपर के 3 जो है वो एकदम मस्ट है, एकदम मस्त है, एकदम मस्ट है, ठीक है ना, वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये अपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूस कहाँ से आते हैं? सबके सब ट्रायंगल से। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर आपको ये एंगल देंगे थीटा, ये होगा x, ये होगा y, ये होगा z, तो साइन थीटा क्या बनेगा? x अपॉन z। अपोजिट कौन है? x, हाइपोटेन्यूस कौन है? z। कॉस थीटा क्या बनेगा? y अपॉन z, तो ये बन गया y अपॉन z। टेन थीटा क्या बनेगा? x अपॉन y। ये भारी वाटा लग लेना था, मतलब देखो ब्रेन की कंडिशन को समझो, ये हुआ था, ये आता है अँड वही मी पढ़ा रहा हूँ, म्हणजे ब्रेनला लोड घ्यायचं काम नाही ना, त्यामुळं एकदम इजी चाललं आहे, खुश झाले सगळे, बरोबर। तो बाकी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में यही प्रॉब्लम होता है। बाकी सब्जेक्ट में जो भी पढ़ेंगे, जैसे ब्लड इज रेड मालूम है, वही पढ़ेंगे तो ऐसे लगता है कि आता है, लेकिन फिजिक्स में क्या है, रोज़ जो कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो नहीं है ही। जैसे आज गैस कांस्टेंट देखा, गैस कांस्टेंट ठीक था, उसके बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया, बोल्ट्जमैन भी ठीक था, उसके बाद विंस आ गया, विंस भी ठीक था, उसके बाद स्टीफन आ गया स्टीफन के बाद में इंटेंसिटी आ गई, समझ में आ रहा है। तो डे बाय डे हर रोज़ कुछ ना कुछ नया, एंड जिसको प्रिपेयर करने के लिए आपको ब्रेन का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, ऐसी कंसेप्ट यहाँ पे चलने वाली, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बातें कल प्रिपेयर करके आओ, हमारे डायमेंशंस के साथ हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड कल जो है हमें एट द सेम टाइम E=mc² के एप्लीकेशंस भी देखने हैं कि एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाउ दे वर्क्स कैसे करते हैं, बनाए कैसे गए थे एंड क्या है, ठीक है। तो सफिशिएंट है आज के लिए। काय आज घेणार होतो बट आता उद्या घेऊ.